नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, वक्त की मार पार्ट 2। राजा जयेश रत्नेश का कथन सुनकर अवाक सा रह गया। सभासदों से भी फुसफुसाहट सी दौड़ गई। शक्तिपुर के राजपुरोहित भी चौंक उठे। हक्के बक्के से जयेश ने रत्नेश से कहा, युवराज, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूँ पिताश्री। पुत्र, मैंने तो वैसे ही उपहासवश स्वर्ण थाल में रखे नारियल को देखकर राजपुरोहित से अपने विवाह के बारे में कह दिया था। भला इस उम्र में मैं अपना विवाह रचाकर क्या जग में उपहास का कारण बनूंगा? रत्नेश, राजकुमारी कामाक्षी का विवाह तो तुम जैसे युवा राजकुमार से ही शोभा देता है। पिताश्री, राजपूत अपनी बात के धनी होते हैं। उनका कहा हुआ वाक्य पत्थर की लकीर की तरह अमिट होता है। यदि आपने उपहास भी किया है तो वह मेरे लिए सत्य है, और सत्य की रक्षा करना एक सच्चे राजपूत का परम कर्तव्य और धर्म है। पुत्र, तुम जिद न करो और मेरी बात मान जाओ। पिताश्री, यह विवाह आपको ही करना होगा। मैं विवाह न करने की सौगंध खा चुका हूँ। ओह, यह तो बड़ी कठिन परिस्थिति आ पड़ी। तब जयेश ने शक्तिपुर के राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, युवराज रत्नेश ने तो इस विवाह से इनकार कर दिया है। आया हुआ नारियल वापस भेजना तो ठीक नहीं है। आप शक्तिपुर जाकर राजा शक्ति सिंह से कहें कि युवराज रत्नेश के स्थान पर हम उनकी पुत्री से विवाह करने को तैयार हैं। यदि उन्हें यह संबंध स्वीकार हो तो शीघ्र ही हमें अपने निर्णय से अवगत करा दें। जो आज्ञा महाराज। शक्तिपुर वापस लौटकर राजपुरोहित ने सारी बात राजा शक्ति सिंह को बताई। सारी बात जानकर हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि युवराज रत्नेश इस विवाह से इनकार कर देंगे। अब हम क्या करें? क्या विवाह का भेजा नारियल वापस मंगा लें? शक्ति सिंह बुरी तरह परेशान हो उठा। तब राजपुरोहित ने उसे समझाया, महाराज, राजा जयेश युवा पुत्र के पिता होते हुए भी पूर्णतः जवान है। उनके साथ कामाक्षी का विवाह करना उचित ही रहेगा। आप बिना कुछ सोच विचार किए यह संबंध स्वीकार कर लें। हाँ, अब तो यह संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। शक्ति सिंह ने अपनी स्वीकृति की सूचना शीघ्र ही जयेश के पास पहुंचा दी। राजा शक्ति सिंह की स्वीकृति की सूचना पाकर जयपुरम में शहनाइयां बज उठी। राजा जयेश बड़े ठाठ से दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़ा। बारात खूब धूमधाम से शक्तिपुर पहुंची और राजकुमारी कामाक्षी व राजा जयेश का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात राजकुमारी कामाक्षी को साथ लेकर बारात वापस जयपुरम लौट आई। जयपुरम के महल के द्वार पर राजकुमार रत्नेश की मां महारानी ललिता ने अपने पति और रानी कामाक्षी की आरती उतारी। तत्पश्चात, आओ बहन कामाक्षी, अपने पति के घर में प्रवेश करो। महारानी ललिता जयेश और कामाक्षी को लेकर महल में पहुंची। वहां जयेश ने कामाक्षी से रत्नेश का परिचय करवाया। कामाक्षी, ये मेरा बेटा राजकुमार रत्नेश है। रत्नेश ने आगे बढ़कर कामाक्षी के चरण स्पर्श किए। माँ, आपका वात्सल्य और स्नेह अपने सिर पर सदैव रहने का आशीर्वाद चाहता हूँ। नवविवाहिता रानी कामाक्षी ने एक नज़र रत्नेश को देखा। तत्पश्चात, सदा सुखी रहो। संकोचवश अपने हम उम्र रत्नेश को वह पुत्र न कह सकी। राजा जयेश ने भी राजकुमार रत्नेश को अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। यह देखकर महारानी ललिता चौंकी। यह क्या महाराज, ऐसी सुमंगल बेला पर आपकी आंखों में आंसू? हाँ महारानी ललिता, यह अप्रत्याशित सत्य के आंसू हैं। शायद ऐसे ही आंसू महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजा शांतनु की आंखों से भी उस समय निकले होंगे, जब उन्होंने अपनी गंगा जैसी पत्नी से उत्पन्न भीष्म की दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण और उसके ही अनुरोध पर मल्लाह की बेटी रूपवती से विवाह किया था। महारानी, तुम्हारा बेटा रत्नेश आज से जयपुरम का भीष्म कहलाएगा। सुनकर महारानी ललिता गर्व से भर उठी। लेकिन रत्नेश ने जयेश से कहा, पिताश्री, भीष्म कहकर मुझे इतना बढ़ावा न दीजिए। यह तो एक आज्ञाकारी पुत्र का परम कर्तव्य है कि वह पिता की इच्छा पर चले, और यह मेरा परम सौभाग्य है कि पिताश्री की आकांक्षा को मैं अपनी आंखों से पूर्ण होते देख रहा हूँ। बस आपका और नई माँ का स्नेह मिलता रहे, यही मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। तुम जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हुआ युवराज। काल चक्र चलता रहा। राजा जयेश रानी कामाक्षी के रूप लावण्य तथा यौवन सागर में डूबते चले गए। 1 वर्ष पश्चात रानी कामाक्षी ने पुत्र को जन्म दिया। कामाक्षी, बधाई हो,
आज तुमने माँ बनकर मातृत्व का गौरव पा लिया है। एक बार फिर जयपुरम में शहनाइयां बज उठी। राजा जयेश ने अपने पुत्र का नाम वरुणेश रखा। कामाक्षी का महल पुत्र वरुणेश के किलकारियों से गूंजने लगा। धीरे धीरे उम्र की सीढ़ियां चढ़ता हुआ वरुणेश बड़ा होने लगा। रानी कामाक्षी राजकुमार रत्नेश को भी पुत्रवत प्यार करती थी। समय की अबोध गति के बीच बीच में महाराज जयेश ने व उनकी दोनों रानियों ने रत्नेश को विवाह करने के लिए बहुत समझाया, पर वह सदैव टालता रहा। एक दिन, पिताश्री, आप कृपा करके मेरे विवाह का जिक्र न किया करें। मेरी विवाह की इच्छा राजकुमारी वसुधा की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई थी। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा जयेश का गुप्तचर एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया। महाराज, अब्दुल्लापुर का बादशाह गयास मोहम्मद हमारे पवित्र तीर्थ गौरी कुंड व गौरी मंदिर को तोड़ने किरीट वन की ओर सेना के साथ प्रस्थान कर चुका है। गयास मोहम्मद का इतना साहस! जयेश का सारा शरीर क्रोध से कांप उठा। उसने तुरंत ही रत्नेश को बुलवाया। रत्नेश, बादशाह गयास मोहम्मद किरीट वन में स्थित गौरी कुंड पर आक्रमण बोलने वाला है। मैं उसका सामना करने जा रहा हूँ, पर युद्ध पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि युवराज के रूप में मैं आज ही तुम्हें प्रजा के सम्मुख युवराज घोषित कर दूं, ताकि मेरी अनुपस्थिति में तुम राज्य के सारे कार्यों को पूरा कर सको। पिताश्री, आपकी अनुपस्थिति में मैं राज कार्य संभालने की आज्ञा तो स्वीकार करता हूँ, पर युवराज के पद के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे स्थान पर मेरे छोटे भाई वरुणेश को युवराज घोषित किया जाए। रत्नेश, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम्हें समझाना बेकार है। अतः जयेश उसी दिन वरुणेश को युवराज घोषित करके सेना के साथ किरीट वन की ओर चला गया। किरीट वन के बाहर ही जयेश और गयास मोहम्मद की सेनाओं का आमना सामना हुआ। सैनिकों, दुश्मनों को मार डालो! आह भगवान! या अल्लाह! ओह! हर हर महादेव का उद्घोष व अल्लाह अकबर का उद्घोष चारों ओर गूंजता था। कुछ देर बाद ही दोनों ओर से सैनिकों की लाशों का ढेर लग गया। तभी जयेश और गयास मोहम्मद का आमना सामना हुआ। जयेश, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गयास, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लगे। दोनों बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर वार पर वार कर रहे थे। तभी आह आह, दोनों घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और शीघ्र ही दोनों का प्राण अंत हो गया। राजा जयेश को वीरगति प्राप्त होते देखकर उसकी सेना में क्रोध की लहर दौड़ गई। वे बिजली बनकर दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। एक भी दुश्मन बचकर जाने ना पाए। एक एक दुश्मन को पकड़कर उसका सिर कलम कर दो। इधर अपने बादशाह को मरते देखकर हमलावर सेना के पांव उखड़ गए। वे भयभीत होकर वहां से भाग चले। जयेश का मृत शरीर जयपुरम लाया गया। पिताश्री, स्वामी! दुखी हृदय से रत्नेश ने जयेश का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात कामाक्षी ने रत्नेश से कहा, राजकुमार रत्नेश, तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं। तुम उनके बड़े पुत्र हो, इसलिए अब तुम्हें जयपुरम का राज सिंहासन संभाल लेना चाहिए। माँ, यह कैसे हो सकता है? जयपुरम का राजा मैं नहीं बल्कि वरुणेश बनेगा। हाँ, जहाँ तक राजकाज देखने की बात है उसके लिए मैं तैयार हूँ माँ। वरुणेश को राजा घोषित करने की तैयारियां शीघ्र ही की जाएं। राज सिंहासन ज्यादा दिन खाली नहीं रहना चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। अगले ही दिन वरुणेश को जयपुरम का राजा घोषित कर दिया गया। राजा वरुणेश अमर रहें। राजकुमार रत्नेश की जय। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। इस बीच वरुणेश का विवाह प्रीतनगर की राजकुमारी मालविका के साथ हो गया था। उसके एक पुत्र भी हो गया था। एक रात्रि को जब रत्नेश अपने कक्ष में सोया हुआ था तो उसने एक स्वप्न देखा। रत्नेश, अब तुम्हारा जयपुरम में क्या काम? कल ही किसी को बिना बताए झाल वन में चले जाओ। वहां पहुंचकर तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा हुआ प्रियजन मिलेगा। तब तुम अपने प्रियजन के साथ जयपुरम वापस लौटना। यह विचित्र स्वप्न देखते ही रत्नेश की नींद खुल गई। यह मैंने कैसा स्वप्न देखा? क्या मुझे जयपुरम छोड़कर झाल वन जाना चाहिए? वह सोच में पड़ गया। स्वप्न में पिताश्री ने मुझे झाल वन जाने का आदेश दिया है। मुझे पिताश्री का आदेश मानकर झाल वन अवश्य ही जाना चाहिए। उसने कामाक्षी और ललिता के नाम एक पत्र लिखा। पत्र को शैया पर रखा और उसी समय चुपके से महल से निकल गया और झाल वन की दिशा की ओर चल दिया। सुबह जब एक दासी रत्नेश के कक्ष में आई,
राजकुमार रत्नेश कहाँ गए? उनकी शैया पर यह कैसा पत्र पड़ा है? दासी ने वह पत्र उठाया और ललिता के पास पहुंची। रानी माँ, राजकुमार रत्नेश अपने कक्ष में नहीं है। उनकी शैया पर यह पत्र रखा हुआ था। इतनी सुबह राजकुमार रत्नेश कहाँ चले गए? दासी से पत्र लेकर ललिता उसे पढ़ने लगी। मेरी दोनों पूज्य माँ, मैं जयपुरम छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आपको बिना मिले ही राजमहल छोड़कर जा रहा हूँ। इसका मुझे खेद है। आपका बेटा रत्नेश। पत्र पढ़कर ललिता हक्की पक्की रह गई। रत्नेश, यह तूने क्या किया? क्या जाते समय तुझे इस अभागिन माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया? वह फूट फूट कर रोने लगी। वरुणेश और कामाक्षी को पता चला तो वे दौड़े दौड़े ललिता के पास आए। बड़ी माँ, भैया को यह क्या सूझा? वे इस प्रकार हमें छोड़कर क्यों चले गए? बेटा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि रत्नेश ने यह कदम क्यों उठाया। न जाने रत्नेश कहाँ भटक रहा होगा। ललिता ने उसी समय गुप्तचरों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोगों को राजकुमार रत्नेश की खोज में चारों ओर जाना है। वे जहाँ कहीं भी हो, उन्हें जयपुरम वापस लौटा कर लाना है। जो आज्ञा रानी माँ। इधर लंबा सफर तय करके रत्नेश झाल वन में पहुंचा। पता नहीं झाल वन में मुझे कौन सा पिछड़ा हुआ प्रियजन मिलने वाला है। रत्नेश दोपहर तक झाल वन में निरुद्देश घूमता रहा। अंत में थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लगता है मैंने मिथ्या स्वप्न देखा था। सारा झाल वन घूमने के पश्चात भी मुझे कोई नहीं मिला। तभी, अरे, इस बियाबान वन में ये कौन स्त्री चली आ रही है? यह तो किसी कबीले की स्त्री मालूम देती है। जैसे ही वह स्त्री रत्नेश के पास पहुंची, वसुधा, तुम? राजकुमार रत्नेश, तुम? वसुधा, तुम जीवित हो? तुम तो सर्प के डसने से मर गई थी। राजकुमार, यह एक लंबी कहानी है। वसुधा, मुझे जल्दी बताओ कि तुम इस समय जीवित कैसे हो? क्या सर्प के डसने की घटना झूठी थी? नहीं राजकुमार, वह घटना सच्ची थी। सर्प के डसने से मेरा सारा शरीर नीला पड़ गया था। सांस भी बहुत मध्यम हो गई थी। तब मुझे मृत जानकर मेरे परिवार वालों ने मुझे नदी में बहा दिया था। मैं कई दिन तक नदी में बहती रही और कई दिन तक पानी में रहने के कारण मेरे शरीर का सारा विष निकल गया था। तब मुझे एक कबीले वाले ने नदी में से निकाल लिया। तब से मैं उसी कबीले में रहकर अपना जीवन बिता रही हूँ। ओ वसुधा, बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी तो। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब तुम पुनः जीवित हो गई थी तो वापस लौटकर अपने राज्य क्यों नहीं गई? क्या तुम भूल गई कि हमारा विवाह संबंध पक्का हो गया था और विवाह होने वाला था? राजकुमार, मुझे सब कुछ याद था, पर मैं ऐसी परिस्थितियों में फंस गई थी कि चाहकर भी वापस न लौट सकी। कबीले वालों का नियम है कि जो स्त्री एक बार उनके कबीले वालों के हाथ लग जाती है, फिर कबीले वाले उसे छोड़ते नहीं हैं। वे जैसे भी हों, उस स्त्री की खोज करके उसे पुनः अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। ओह, बड़ा सख्त नियम है कबीले वालों का। अच्छा, यह बताओ कि कबीले वाले अपना पेट कैसे पालते हैं? कबीले का प्रत्येक स्त्री पुरुष जंगल जंगल जाकर सर्पों को पकड़ता है और उन्हें मारकर उनकी खालों को मुंह मांगे दामों पर बेचकर अपना पेट पालते हैं। मैं भी आज जंगल में सांप पकड़ने आई थी कि तुम मिल गए। वसुधा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिसको करने से तुम्हें कबीले वालों की कैद से छुटकारा मिल सके? उपाय तो है रत्नेश, पर वह उपाय बड़ा ही कठिन है। तुम बताओ तो सही वसुधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर किसी इच्छाधारी नाग की मणि मिल जाए तो कबीले का सरदार उस मणि को लेकर बदले में मुझे कबीले की कैद से रिहा कर सकता है। लेकिन इच्छाधारी नाग मिलेगा कहाँ? और वह अपनी मणि भला किसी को क्यों देगा? ऐसी बात नहीं है रत्नेश। इस वन में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता है। वह जोड़ा बहुत ही नेक स्वभाव का है। क्या तुम जानती हो वसुधा कि वह इच्छाधारी जोड़ा इस वन में कहाँ रहता है? हाँ, मैं वह जगह जानती हूँ। तो आओ जल्दी से उस जगह चलें। अगले ही पल दोनों वहां से चल पड़े। राह में रत्नेश ने उससे पूछा, वसुधा, जब तुम कबीले से निकलने का उपाय जानती थी तो इच्छाधारी नाग से मणि लेकर कबीले से छुटकारा पाकर वापस क्यों न लौटी? रत्नेश, इच्छाधारी नाग से मणि लेने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की ही नाग नागिन के जोड़े के पास जाना पड़ता है। भला कबीले का कौन पुरुष मेरे साथ इच्छाधारी नाग नागिन के पास मणि मांगने जाता? इच्छाधारी नाग नागिन उस जोड़े को ही अपनी मणि देते हैं, जिसके विषय में वे जान लेते हैं कि सचमुच ही उसे
उनकी मणि की आवश्यकता है। अगर कोई लालची आदमी मणि मांगने उनके पास जाता है तो वे दोनों तुरंत ही उसे डस लेते हैं। ओह! एक बिल के पास जाकर वसुधा रुकी। इसी बिल में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता है। वसुधा ने टोकरी में रखा दूध का पात्र निकाला और उसे बॉम्बी के मुंह के पास रखकर बोली, इच्छाधारी नाग नागिन, बॉम्बी से बाहर आकर दूध पी लो। एक दुखियारी तुम्हारे द्वार पर आई है, बाहर आकर उसकी पुकार सुनो। अगले पल बॉम्बी से नाग नागिन का जोड़ा निकला। बाहर आकर वे दोनों दूध पीने लगे। दूध पीते ही नाग नागिन मानव रूप में परिवर्तित हो गए। हम जानते हैं कि तुम दोनों का प्यार सच्चा प्यार है, इसलिए हम सहर्षि तुम्हें अपनी मणि देते हैं। इच्छाधारी नाग ने रत्नेश को एक जगमगाती मणि देते हुए कहा, जाओ, कबीले के सरदार को इस मणि को देकर अपनी वसुधा को अपने राज्य वापस ले आओ। जो आज्ञा नाग देवता। नाग नागिन अपने असली रूप में आकर बॉम्बी में घुस गए। तब मणि को लेकर दोनों कबीले के सरदार के पास पहुंचे। सरदार, वसुधा मेरी होने वाली पत्नी है, इसे अपने कबीले की कैद से मुक्त कर दो। बदले में मैं इच्छाधारी नाग की मणि आपको देता हूँ। सरदार ने रत्नेश से मणि ले ली। जाओ बेटी, अपनी जाति के लोगों में वापस लौट जाओ। सरदार को प्रणाम करके वे दोनों वहां से जयपुरम की ओर चल दिए। वसुधा, माँ जब तुम्हें जीवित देखेगी तो खुशी से बावरी हो जाएगी। लंबा सफर तय करके जब वे दोनों जयपुरम पहुंचे, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे साथ ये स्त्री कौन है? माँ, ये वसुधा है। बरसों पहले इसी वसुधा के साथ मेरा विवाह होने वाला था। क्या ये राजकुमारी वसुधा है? हाँ माँ, इस बेचारी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मैं आपको शुरू से उस हादसे के बारे में बताता हूँ। रत्नेश ने वसुधा के साथ घटी सारी घटनाएं विस्तार पूर्वक ललिता व कामाक्षी को बताई। सारी बात जानकर ललिता व कामाक्षी ने वसुधा को गले से लगा लिया। वसुधा, तुमने बड़ा दुख पाया है। रत्नेश की स्वीकृति से अगले दिन ही रत्नेश और वसुधा का विवाह हो गया। भैया, आपके विवाह की खुशी में उपहार स्वरूप जयपुरम का राज्य मैं आपको भेंट करता हूँ। मेरी भेंट अस्वीकार न करना। वरुणेश, यह कैसा अनोखा उपहार दिया तुमने? कामाक्षी और ललिता के काफी जोर देने पर रत्नेश ने जयपुरम का राजा बनना स्वीकार कर लिया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।